हेल्थ के नाम से हम ज्यादा लोगों को संबोधित करते हैं। तो दोस्तों हेल्थ का इशू था, आया, मैंने यहाँ पर अपनी हेल्थ को तो ठीक किया, साथ में मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर पैसा भी कमाया जा सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आम के आम गुठलियों के दाम, जो एक कहावत सुनी थी वो यहाँ पर सार्थक होती है वेस्टिज के अंदर। अपनी हेल्थ को भी ठीक किया, लोगों की हेल्थ को भी ठीक किया, और साथ में यहाँ से पैसे की अर्निंग भी मैंने यहाँ से की है। चलिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग वेस्टिज में आप सुनते होंगे कामयाब हुए, और बहुत सारे लोगों के बारे में आप जानते होंगे कि उन्होंने वेस्टिज करके छोड़ दी, नाकामयाब हुए। मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा दोस्तों आप सबको, कि कामयाबी के पीछे भी कारण होता है और नाकामयाबी के पीछे भी कारण होता है। जो लोग कामयाब होते हैं उनके भी कुछ कारण होते हैं, उनके भी कुछ काम करने के तरीके होते हैं, उनकी सोच का रोल होता है। इसी तरीके से जो नाकामयाब होते हैं उनके पीछे भी उनकी सोच का और उनके काम करने के तरीके का रोल होता है। रोड मैप का मतलब वो बातें, वो चीजें जो हमारे दिमाग में फीड होती रहती हैं, रोड मैप का मतलब। और ये रोड मैप दो तरह का होता है। एक होता है बचपन में ही हम जिस माहौल में पढ़े बड़े लिखे होते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, हम उस माहौल के हिसाब से अपना ढलते चले जा रहे हैं। अगर फादर ने जॉब किया है तो हम भी जॉब करने की सोचते हैं, या हमें वही समझाया सिखाया जाता है, या हमारे माइंड को माइंड सेट कर दिया जाता है बड़ा होकर आपको जॉब करनी है। अगर किसी घर में दुकान है तो वो बड़ा होकर दुकान ही चलाता है। यानी कि वो अपनी इच्छाओं के हिसाब से नहीं जीता, अपनी जरूरतों के हिसाब से जीतता है। एक रोड मैप होता है जो इंसान जिस हालात में पैदा होता है और बचपन में ही सोच लेता मुझे बड़ा होके कुछ करना है, कुछ हटके करना है। मैं गरीब पैदा जरूर हुआ हूं पर गरीब मरूंगा नहीं। मेरे घर में मोटरसाइकिल है, मैं बड़ा होके कार चलाऊंगा। मतलब कुछ अलग सा सोचता है वो रोड मैप अपने आप उसके अंदर तैयार हो जाता है। एक आग बचपन में तैयार हो जाती है, वही चीज आपको आगे जाके सक्सेस करती है। और इसका एक अक्सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे दुनिया में बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं, बुक पढ़ने के इच्छुक हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आसपास नजर आएंगे। मैं एक एग्जाम्पल हमेशा MS धोनी जी का देता हूँ। एक गरीब घर में पैदा हुए, और गरीब घर में पैदा होने के बाद उनके फादर चाहते थे कि ये जॉब करें, किसी जॉब में लग जाए, सरकारी नौकरी में लग जाए। और उन्होंने ट्राई भी किया, उनकी जॉब लगवा भी दी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं उन्होंने रेलवे के अंदर जॉब की थी। रेलवे में जॉब करने के बावजूद भी जो उनके दिमाग के अंदर एक रोड मैप था, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ अलग करना है, तो वो वहां पर संतुष्ट नहीं थे। तो कुछ लोग होते हैं जो संतुष्ट हो जाते हैं, वक्त के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो वक्त के हिसाब से नहीं ढलते, वो अपने लिए अपना एक रोड मैप तैयार करते हैं। तो मिस्टर MS धोनी जी ने अपना एक रोड मैप दिमाग में बना रखा था। फादर नाराज हुए, घर से उनको विरोध भी झेलना पड़ा। नियर डियर ने भी शायद हो सकता है उनको बहुत समझाया हो कि गलत मत करो, अपना जॉब कर लो, नौकरी मत छोड़ो, रेलवे की नौकरी हर किसी को मिलती नहीं, इस तरीके की बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन उन्होंने नहीं, अपना एक रास्ता चुना। और आज आप सभी जानते हैं कि वो आज एक सक्सेसफुल इंसान है, क्रिकेट में उन्होंने नाम कमाया है, और एक बहुत ज्यादा बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट किए नए लोगों के लिए, नए जनरेशन के लिए। अगर वो उसी में रेलवे में नौकरी करते रहते, क्या आप और मैं उनको जानते, उनके बारे में चर्चा करते? नहीं दोस्तों। इसी तरीके से हम आम आदमी भी ऐसी दुनिया में जीते हैं, हम भी अपना एक रोड मैप बनाते हैं। अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो वेस्टिज हमें मौका देती है। मैं ये नहीं कहता जितना संघर्ष MS धोनी ने किया होगा उतना संघर्ष करने का मौका वेस्टिज में नहीं मिलता। यहाँ पर अगर उसका 10% भी आपने मेहनत की तो जी हाँ दोस्तों, आप भी कामयाब हो जाएंगे। आपके भी चर्चे और किस्से हुए करेंगे। जैसे वेस्टिज के अंदर बहुत सारे लोग कामयाब हुए। अभी आप फेसबुक खोल के देख लो तो बहुत सारे लोगों की मिलेगी, कोई यूनिवर्सल बन गया, कोई ये बन गया, किसी की टीम ये बन गई, किसी ने ये किया, बहुत सारी अचीवमेंट, गाड़ियां ले रहा है, किसी का चेक बढ़ गया, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख। इस तरीके करके वो अपनी एक जर्नी उन्होंने तैयार किया, एक एग्जाम्पल तैयार किया। और आज हम लोग उनकी चर्चा भी करते हैं ज्यादातर। तो वेस्टी भी हमें एक मौका दे रही है अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को प्रूव करके दिखाने का कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई पैसे का रोल नहीं है, कोई ज्यादा पढ़ाई का रोल नहीं है। यहाँ पर रोल है आपके दिमाग के अंदर जो चल रहा है, पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप करेंगे। वो छोटी छोटी बातें ही मैं आज बताऊंगा। जब आप सक्सेस की तरफ चलते हैं तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कामयाब भी कर देती हैं, और छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नाकामयाब भी करती हैं। चलिए दोस्तों, 3 पार्ट मेरे हो चुके हैं, आज चौथे पार्ट का और आखिरी पार्ट का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं स्लाइड आप देख रहे होंगे, अपने अंदर एक आदत डालनी है अपने। इसमें हैबिट का, सोच का बड़ा रोल है। हमें अच्छाई ढूंढनी है, बुराई नहीं ढूंढनी, बुराइयों पे फोकस नहीं करना। हमारे आसपास जब आप वेस्टिज करते हैं तो अपने आसपास जहां भी आप DLCP जाते हैं, प्रोडक्ट लेने जाते हैं, आप मीटिंग में जाते हैं, आप अपलाइन से मिलते हैं, जब भी आप कोई टीम वर्क करते हैं
तो दोस्तों ध्यान रखना है, आपको अच्छाइयाँ ढूंढनी है, बुराइयां नहीं ढूंढनी, बुराई पे फोकस नहीं करना। हर चीज में अच्छाई और बुराई होती है, मेरे अंदर भी होगी, आपके अंदर भी होगी, हर किसी के अंदर होगी। और ऐसा नहीं कि मेरे अंदर सारी बुराइयां होंगी या आपके अंदर सारी बुराइयां होंगी, आपके अंदर कुछ अच्छाइयां भी होंगी। तो जी हाँ दोस्तों, आप अपने साथ जितनी भी आपकी टीम बनती है, टीम वर्क करते हैं, तो आप अच्छाई पे फोकस कीजिए। एज ए जैसे कैप्टन होता है, कोच होता है, जब वो अपनी एक टीम तैयार करता है तो वो अपने लोगों के अंदर एक अच्छाई ढूंढता है। एक क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो जो क्रिकेट का कोच होता है वो देख लेता है, जब उनके साथ काम करता है, किसके अंदर क्या अच्छाई है। किसी की कैच करने की पावर अच्छी होती है, कैच करने की क्षमता अच्छी होती है, कोई बॉलिंग अच्छी करता है, कोई बैटिंग अच्छी करता है, किसी की फील्डिंग अच्छी होती है। तो इस तरीके करके कप्तान के पास कप्तानी के अपने डिसीजन लेने की पावर एक अलग होती है। कप्तान का टीम के साथ डिसीजन लेने के ऊपर बहुत सारा रोल होता है। तो ये सारा मिलकर एक टीम बनती है और एक टीम जीतती है, कोई अकेला व्यक्ति नहीं जीतता। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है, जो कोच होता है, जो मेंटर होता है, वो हमारी अच्छाइयों को निकालता है। इसी तरीके से आपने भी हर जगह अच्छाई देखनी है। आपका उससे फायदा क्या होने वाला है। लोग क्या करते हैं, डीएलसीपी जाएंगे, नेगेटिव चीजें ढूंढेंगे, यहाँ पर पंखा नहीं लगा हुआ, यहाँ लाइन अच्छी है, डीएलसीपी वाला अच्छा बोलता नहीं है, इस तरीके की बातें होती है। या अपलाइन के अंदर बुराइयां ढूंढने लग जाते हैं, दूसरे की अपलाइन तो बहुत अच्छी है, हमारी अपलाइन में ये कमी है। कभी भी कमियों के अंदर बुराई मत ढूंढिए, बुराई मत ढूंढिए, अच्छाई पे फोकस कीजिए। और ये सिर्फ मैं वेस्टीज के लिए ही नहीं कह रहा, लाइफ के अंदर भी आपको ये हैबिट अगर आपके अंदर है, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, आपका बॉस होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां होंगी तो कुछ अच्छाइयां भी होंगी। आप उस अच्छाइयों की अगर उनकी तारीफ करेंगे तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि उनके अंदर बहुत सारी और अच्छाइयां भी हैं। अगर आप किसी की बुराई ढूंढना शुरू करते हैं तो आपको एक के साथ 10 बुराइयां और नजर आने लगती हैं। तो आपको एक नेचर बनाना है, एक हैबिट बनानी है, वेस्टीज में भी और वेस्टीज से बाहर भी। चाहे आप घर पे रहें, चाहे पड़ोस में रहें, गली में रहें, मोहल्ले में रहें, कहीं भी रहें, अच्छाई पे फोकस कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें अच्छी दिखने लग जाएंगी। तो ये आपके नेचर में होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी टीम खड़ी कर पाएंगे और वेस्टीज में कामयाब हो पाएंगे। दूसरे नंबर पे दोस्तों, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत कीजिए। मैंने अक्सर देखा है लोगों को, वेस्टीज में जब आते हैं तो वो पर्सनल लाइफ को ज्यादा मिक्स करके चलते हैं, जबकि बाहर की दुनिया में जब वो जॉब करते हैं, चाहे 8,000 की, 10,000 की, 20,000 की जॉब पे जाते हैं, ऑफिस के अंदर एंट्री करते ही, कंपनी के अंदर एंट्री करते ही वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सारी भूल जाते हैं और 8 घंटे 10 घंटे जो काम करते हैं वो बिल्कुल उस कंपनी को पूरी तरह उसी को दे देते हैं। लेकिन वेस्टीज जब करते हैं तो यहाँ पर पर्सनल प्रॉब्लम लेके बैठे रहते हैं हमेशा। नाकामयाबी के पीछे ये भी कारण रहता है। मीटिंग होती है, जब कहा जाता है कि मीटिंग में आ जाओ तो वो कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम बता देते हैं। दोस्तों, पर्सनल प्रॉब्लम को अलग रखिए, प्रोफेशनल अगर मीटिंग करनी है तो करनी है। आपने देखा होगा, जितने भी हमारे सीनियर हैं जब मीटिंग करते हैं तो वो मीटिंग करते हैं, वो अपनी, उनके साथ भी तो ऊंच नीच होता है, वो भी किसी फैमिली में रहते हैं, उनके भी पड़ोसी हैं, उनके भी पड़ोसी हैं, उनके भी घर है, परिवार है, सब है, दुख सुख उनके साथ भी है, जैसे आप लोगों के साथ है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ है। तो जितने भी लीडर हैं, कभी भी ये आपने देखा होगा, मीटिंग के टाइम पे टोटली इनके साथ क्या हुआ, घर पे क्या हुआ, उस पर फोकस नहीं करते, पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से मिक्स नहीं करते। मैं इससे अभी थोड़े कुछ महीने पहले की बात है, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मेरे सीनियर मिस्टर प्रीतम सिंह रावत जी, जो मेरे गुरु, जिन मेरे एंटर, जिन्होंने वेस्टीज में मुझे कदम कदम पे गाइड किया, और उनकी बदौलत ही मैं आज इस मुकाम पे हूँ। अभी कोरोना से कुछ टाइम पहले की बात है, उनके फादर 5-6 महीने लगातार बीमार रहते थे, आईसीयू में जाते थे। फिर वह बुजुर्ग थे काफी, उनके लीवर वगैरह डैमेज, बहुत सारी प्रॉब्लम थी उनको एज के हिसाब से। तो वो कभी आईसीयू में दाखिल होते, 3-3 4-4 दिन हॉस्पिटल में, 10 दिन एडमिट होते, फिर छुट्टी मिल जाती, फिर वो जाते। तो उस दौरान बीच में मुझे पता चला कि हमारे जो मेरे गुरु जो रावत जी हैं, वो बिजनेस के टाइम पे, मीटिंग के टाइम पे वो मीटिंग पे नजर आते थे, महसूस ही नहीं होने देते थे। किसी और लोगों से मुझे, अन्य लोगों से मुझे पता चला कि आज उनके फादर आईसीयू में थे, इसलिए वो मीटिंग में आए थे, अब चले गए हैं। इस तरीके की बातें मुझे दूसरों से पता चला। फिर जब उनके फादर की डेथ हुई तो प्रॉपर पूरी तरीके से 4 दिन उन्होंने जो काम करना था, क्रियाक्रम करना था, पूजा पाठ जो भी घर में होता है, हवन वगैरह, वो सारा किया। और 5वें दिन ही उन्होंने दिल्ली ऑफिस के अंदर मीटिंग रखी थी। जी हाँ दोस्तों, 5वें दिन ही उन्होंने मीटिंग रखी, टीम आई और मीटिंग की, कहीं कोई चर्चा नहीं उनके फादर की। और ये बाहर की दुनिया में भी तो होता है, जब किसी की दुकान होती है या जॉब होती है, 4 दिन क्रियाक्रम, कितना भी दुख सुख हो, 4 दिन की क्रियाक्रम करके लोग दुकान खोल देते हैं। लेकिन अगर किसी को कहो इन्वेस्टिंग मीटिंग है, वो छोटी सी प्रॉब्लम को इतना लंबा करता है, 1 महीने की छुट्टी लेके बैठ जाता है।
जब भी उसको मीटिंग की बात करो वो प्रॉब्लम ही सुनाते हैं। तो दोस्तों जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है उसको साइड पे रखिए, प्रोफेशनल लाइफ एक अलग होती है। या कई बार क्या होता है, लोग इसमें फैमिली के लोग भी जुड़ जाते हैं, दो भाई इकट्ठे जुड़ जाते हैं। जब आप प्रोफेशनल हैं तो हो सकता है आपकी जो छोटा ब्रदर हो, आपको छोटा भाई हो, वो आपकी अपलाइन हो, छोटी सिस्टर आपकी अपलाइन हो सकती है। जब आप बिजनेस में आते हैं तो आप उसको एज ए अपलाइन ही मानिए, ना ही उसको छोटा भाई मानिए, उसको एज ए अपलाइन ही प्रमोट कीजिए। देखिए स्टेज पे आपकी टीम का मैसेज आएगा, लोग सुनेंगे, देखेंगे यार ये छोटा भाई है, लेकिन आपने वहां पर अपलाइन ही कहना है, मेरा ग्रेट अपलाइन, मेरा फला फला। तो वहां पर आपने भाई और बहन का रिश्ता नहीं दिखाना, वहां आपको प्रोफेशनल बन के काम करना है। अगर आप भाई बहन के रिश्ते निकालेंगे तो लोग कहेंगे ये तो घर के ही लोग लगे हुए हैं, ये दुनिया के लिए क्या, ये तो खुद ही पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा अलग रखना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो पर्सनल लाइफ में है, उसको प्रोफेशनल लाइफ के साथ जोड़िए नहीं। और ये बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि छोटा सा आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, मुझे इनका एग्जांपल याद आ गया, सचिन तेंदुलकर का। जब उनके फादर बीमार थे, वो विदेशों में मैच खेल रहे थे, उनके फादर की डेथ हुई, आए, उन्होंने अपना जो क्रियाक्रम करना था, जो पुत्र का उन्होंने जो फर्ज था वो पूरा किया, और 4 दिन बाद फिर गए, वहां पर मैच था, विदेश में गए, और जाते ही उन्होंने मैच भी खेला, और ना ही मैच खेला, वहां पर शतक लगाया। और शतक लगाने के बाद लास्ट में जब मैन ऑफ द मैच हुआ तो उन्होंने कहा कि ये शतक मैं अपने फादर को समर्पित करता हूँ। तो दोस्तों पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से जोड़िए मत। काम अपनी जगह है और पर्सनल लाइफ अपनी जगह है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सब कुछ करेंगे, एक 8-10 हजार की नौकरी पे चले जाएंगे, लेकिन छोटी सी घर में कोई बीमार हो, कुछ भी हो, मीटिंग से कैंसिल हो जाते हैं। और फिर 1-2 साल बाद कहते हैं हमने तो वेस्टिज की थी, हमें तो कुछ भी नहीं आया, या हम कामयाब नहीं हुए, इसमें कुछ भी नहीं रखा। दोस्तों मैंने शुरू में कहा आज कि कामयाबी के पीछे भी कारण है और नाकामयाबी के पीछे भी कारण है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, वो कोई भी आदमी अपनी गलती नहीं मानता, सिस्टम को दोष दे देता है जब वो फेल होता है। कंपनी खराब, अपलाइन खराब, इस तरीके के इल्जाम लगा के वो इस बिजनेस को छोड़ता है। तो दोस्तों पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से मत जोड़िए, काम के टाइम पे काम और पर्सनल लाइफ के टाइम पे पर्सनल घर के काम। चलिए दोस्तों, ये था एक छोटी सी चीज है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, बिजनेस को अपना समझो, अपलाइन का नहीं। स्टार्टिंग में जब लोग काम करते हैं, मीटिंग में आते हैं, तो वहां पर जैसे मैंने कि पहले पहले का नुक्स निकालना शुरू करते हैं, यहाँ पर दरी सही नहीं बीजी, कुर्सियां कम हैं, यहाँ पर पंखा सही नहीं लगा हुआ, यहाँ हवा नहीं आ रही, यहाँ लाइट की कमी, कमियां देखते हैं। ये बिजनेस दोस्तों आपकी अपलाइन का नहीं, आपका भी है। आपकी अपलाइन तो एक अरेंजमेंट करवा रही है आपके लिए, आप उसका हिस्सा बनो ना। आप भी कहो, आप 2 दिन पहले, 1 दिन पहले अपलाइन को कहो सर कल मीटिंग होने वाली है। पहले जैसे हम होटलों में मीटिंग करते थे, आज तो जूम पे करते हैं। तो आप होटल में जब मीटिंग फिर स्टार्ट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी कोई सेमिनार हो आप अपलाइन को फोन कीजिए, सर मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए, कल मैं अवेलेबल हो सकता हूँ, मैं पहुंच सकता हूँ अगर मेरे लिए कोई जरूरत हो। आप देखिए आपका अपलाइन आपकी तरफ ध्यान जाने चालू हो जाएगा, आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे। आप बिजनेस को अपना समझिए। मीटिंग में आ जाएंगे, कोई शोर कर रहा है, वहां पर देखते हैं जी कोई कमांडर बना हुआ है या वॉलंटियर बना हुआ, वो चुप कराएगा या अपलाइन चुप कराएगा या उस व्यवस्था को अपलाइन सुधारेगा? नहीं दोस्तों, आपका अपना बिजनेस भी है, इसको पूरी तरह अपना समझिए। अगर आप इसको अपना समझेंगे तभी आपको काम करने का मजा भी आएगा। अगर आप सोचेंगे ये बिजनेस अपलाइन का है, तो दोस्तों आप ज्यादा लंबी रेस नहीं दो कर पाएंगे वेस्टिज के अंदर। इसको मैं एक और चीज कहूँ, जब तक आप इसको अपना नहीं समझेंगे आपको मजा भी नहीं आएगा। अगर इसको आपको किसी और का समझेंगे, अपलाइन का समझेंगे, तो आपको ये काम बहुत भारी लगने लग जाएगा। छोटा सा एक एग्जांपल और देता हूँ, अगर किसी और के बच्चे को उठा के चलना पड़े तो बहुत जल्दी थक जाओगे, वो आपको बोझ लगेगा क्योंकि वो आपका अपना नहीं है। अगर आपने अपने बच्चे को उठाया हुआ, वो बीमार है, चल नहीं सकता, उसको चोट लगी हुई है, अगर आप उसको उठाएंगे तो आपको वो बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि उसके साथ आपकी भावनाएं, वो आपका अपना बच्चा है, तुम्हें पता है ये मेरा अपना बच्चा है। अगर किसी और के बच्चे को उठाना पड़े तो वो बोझ लगने लगता है। इसी तरीके से इस बिजनेस में भी आप इसको अपना समझेंगे तो आपके लिए, ये समझो कि आपके लिए कामयाबी के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। और जितना ही इसको अगर अपना नहीं समझेंगे तो आपको दुनिया भर की प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। तो इस बिजनेस को आपको अपना समझना है, अपलाइन का नहीं। सपने आपके हैं, आपने पूरे करने हैं। अपलाइन ने तो आपको एक रास्ता बताया है, अपलाइन ने तो आपको इस बिजनेस में लाया। जैसे पहले मैं रोड मैप में भी बोल चुका हूँ, अगर अपलाइन आपको साथ दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको गिफ्ट है, उसके लिए ध्यान धन्यवाद कीजिए।
और जितनी जल्दी हो जाए इसको अपना समझ के प्लान खुद दीजिए, सब कुछ खुद काम करना सीखिए, सेल्फ डिपेंड बन जाइए। फिर देखिए आपको काम करने में कितना मजा भी आता है और कितनी जल्दी आप तरक्की करते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, किन लोगों के आपका जो जानकारी है, आप किस दायरे में रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, इसका बड़ा रोल है हमारे माइंड सेट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कहते हैं ना, आप क्या खाते हो, जैसे हम सीएनटी में कहते हैं हमारे खान पान का असर हमारी बॉडी पे पड़ता है, मोटापे का हो या बीपी शुगर, ये हमारे खान पान के से रिलेटेड है। इसी तरीके से हमारी सक्सेस, हम किन लोगों के साथ रहते हैं, जरूरी बात है जिनके साथ रहेंगे उनकी बातों का असर भी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ तो होगा। हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, किस तरीके की मूवी देखना पसंद करते हैं, व्हाट्सएप पे क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये सारी डिपेंड करती हैं। उससे हमारी एक सोच डेवलप होती है, वही हमारी सक्सेस के लिए रास्ता तैयार करती है, एक रोड मैप बनता है। तो आपको अपने इन चीजों पे भी फोकस करना, ध्यान देना है कि आप पढ़ क्या रहे हो। कोई मोटिवेशनल चीज है, कोई अच्छी चीज पढ़ रहे हो तो ठीक है, फालतू की बहुत सारी चीजों में लोग लगे रहते हैं, राजनीति की बातों में लगे रहते हैं। अगर आपने राजनीति में कैरियर बनाना है तो जी हाँ दोस्तों, आप राजनीति के बारे में दिल से खुल के तो पढ़िए, उसको जानिए, उसको समझिए, क्योंकि आपने उसको कैरियर बनाना है। जब आपने उसमें कैरियर बनाना ही नहीं है तो सारा दिन राजनीति की बातें करना, देश की बातें करना, समस्याओं को फोकस करना, कुछ फायदा नहीं है, आपका अपना ही नुकसान होगा। आप अच्छी बुक पढ़िए, फालतू की बुक मत पढ़िए। लोग अखबार, मैंने बहुत सारे लोग ना अखबार को एक एक घंटा चाट जाएंगे, उसमें होता क्या है, 90% नेगेटिव खबरें होती हैं दोस्तों, 90%। किसी ने बैंक में डकैती मार दी, वो हाईलाइट होके फ्रंट पेज पे छपती है। किसी को एक बैग मिल गया, उसके अंदर 5 लाख रुपए तो उसने लुटा दिए, वो छोटी सी खबर चौथे पेज पे नजर आएगी अखबार के अंदर, शायद आपकी नजर में भी ना पड़े। अच्छी खबर बिल्कुल छोटी सी होती है, और किसी बुरी खबर, किसी का कत्ल कर दिया, वो फ्रंट पेज पे होगा। इस तरीके से करके नेगेटिव खबरें होती हैं, तो लोग ज्यादातर वही पढ़ते हैं। सीरियल भी बहुत सारे आते हैं, क्राइम के ऊपर सीरियल, बहुत सारे लोग क्राइम के सीरियल देखने में मजा आता है, लगे रहते हैं। आप देखने के बाद आप ये सोचिए आपको मिला क्या उससे। बिजनेसमैन जो होते हैं वो ये देखते हैं इससे मुझे फायदा क्या है, अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे फायदा क्या है, मेरा नुकसान क्या है। लेकिन आम आदमी अपने समय का इतना सत्यानाश करता है, अपने समय को इतना बर्बाद करता है फालतू की चीजों के अंदर, और फिर लाइफ में कहता है हे भगवान तुमने मुझे सक्सेस नहीं किया या मुझे गरीब बनाया। कुछ भी नहीं है, हमारी अपनी सोच का खेल होता है इस बिजनेस के अंदर। तो ये ध्यान रखें दोस्तों। कोशिश करें, सोशल मीडिया में बहुत कुछ आता है, अगर सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए तो आप बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं, बहुत बर्बाद करते हैं। तो जहां तक हो सके सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए, सोशल मीडिया पे चिपके मत रहिए। जानकारी के लिए अच्छी चीज है, सोशल मीडिया बुरा नहीं था, लेकिन उसको बुरा बना दिया गया गलत तरीके से इस्तेमाल करने से। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। नंबर 5, काम को अपना शौक बना लो, काम आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्त, अगर काम को आप अपना शौक बना लेंगे तो आपको ये काम आसान लगेगा। शौक, मैं कहूँ जैसे कहा जाता था कि सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारे शतक लगाए, बहुत सारा मैच खेला, बहुत मेहनत की, कितने साल तक उसने सचिन को कहा गया। तो जब सचिन का इंटरव्यू लिया गया, सचिन तेंदुलकर जी का, तो उन्होंने कहा जी मैंने इस बिजनेस को शौक बना लिया, आपको काम नजर आता है पर मेरा ये काम नहीं, मेरा शौक है। और जब किसी शौक बन जाता है आपका काम, तो आपके लिए वो आसान भी हो जाता है और वो आपको पेन नहीं देता। कोई कुछ लोग होते हैं जिनका शौक नहीं, जॉब है, जॉब भारी क्यों लगती है, क्योंकि वो शौक नहीं है। दुकान खोले बैठे हैं, बुखार चढ़ा हुआ है, कुछ भी है, दुकान खोलते हैं, वो शौक नहीं है, वो जरूरतें पूरी करने के लिए है, उसमें हम टाइम पास करते हैं। मैं एक चीज, एक फिल्म और देख रहा था, मंगलयान के ऊपर एक फिल्म बनी थी। जो साइंटिस्ट था, जो आविष्कार करने पे लगा हुआ था, जो आविष्कार करने पे लगा था, उसको समय का ध्यान नहीं रहता, उसने उसको शौक बनाया हुआ है। कब 4 बज गए, कब 5 बज गए, कब रात बज गई। जिनका जुनून होता है वो समय को नहीं देखते। और उसके साथ जो लोग, उस फिल्म के अंदर मैंने देखा था, मुझे मैसेज मिला था, तो उसके साथ जो लोग काम कर रहे थे वो अपनी छुट्टी का इंतजार करते हैं कि शाम को 5 बजे छुट्टी होनी है, वो घड़ी को देखते हैं कब 5 बजे और छुट्टी हो। उनको उसका शौक नहीं था। लेकिन जिसने आविष्कार करना था उसको, उसने अपना शौक बना लिया था, तो उसको अपने समय की कमी नहीं, समय पे ध्यान नहीं जाता था। इसी तरीके से वेस्टिंग में भी जितने भी कामयाब लीडर हैं वो समय को ध्यान नहीं देते, कब क्या हो रहा है। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो समय पे ध्यान देते, क्योंकि उनको, उन्होंने शौक नहीं बनाया।
मैंने भी वेस्टीज को अपना शौक बना रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रेनिंग सुनना, ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग सुनना, ट्रेनिंग करना। कुछ लोग सोचते हैं जो आपको बोझ लगता है, ये दूसरों को लगता है, हमने इसको शौक बनाया हुआ है। और ये दूसरों को अक्सर बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं। मुझे एक एग्जांपल और याद आया, एक बार ट्रेन में बैठे हुए थे, तो साथ वाली ट्रेन पे कोई और था, मुझे दूर तक जाना था, जैसे मैं ट्रेवल करता रहता हूँ, सुल्तानपुर जाना था, तो वहां पर 12 घंटे लगते हैं। एक आदमी ने रास्ते में उतरना था और मुझसे पूछ लिया कहाँ जाओगे? मैंने कहा मैं सुल्तानपुर जाऊंगा। अच्छा अच्छा, सुल्तानपुर तो सुबह पहुंचोगे, सारी रात इसी ट्रेन में बैठे रहोगे? उसने ऐसे मुंह बनाया जैसे बहुत बड़ा काम हो रहा हो। और मैंने शौक बनाया हुआ, बिस्तर लगाया, किताब पढ़ने लगे, कब सुल्तानपुर आ गया, कब सुबह हो गई पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसको शौक बनाया। अगर यही काम मुझे बॉस ने भेजा होता कि आपको सुल्तानपुर जाना है, वहां ये काम करना है, आपको लखनऊ जाना है, आपको पंजाब जाना है, ये काम करना है, परसों रिपोर्ट लेके आनी है, आपका दिल नहीं करेगा यार बॉस ने कहाँ भेज दिया, इतना अच्छा मौसम, ये अब जाऊंगा फिर 2 दिन लगेंगे, वो एक बोझ लगता है। जब आप काम को शौक बना लेते हो तो आपको बहुत मजा आता है। तो हमने वेस्टीज को, अपने जितने भी लीडर हैं, जितने भी लोग सक्सेस हैं, आप उनको ध्यान से देखिए कि वो उन्होंने अपने काम को शौक बनाया हुआ। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, सबने अपने बिजनेस को शौक बना रखा है। ये मीटिंग करने बैठते हैं, हमें समय का भी ज्ञान नहीं रहता, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है दूसरों के हिसाब से कि दूसरे लोग इससे परेशान ना हो। तो हमने इसको शौक बनाया हुआ है। दोस्त, आप भी इस काम को शौक बना लेंगे, किसी भी काम को आप शौक बनाएंगे तो आपको वो चीज अच्छी लगती है। चलिए दोस्त, अगली स्लाइड पे चलते हैं, नंबर 6 पे। जब इस बिजनेस को करेंगे तो आपके साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, हर तरह का, हर सारा दिन जो रोज हर दिन एक तरह का नहीं होता और हर पल एक जैसा नहीं होता। मोटिवेट होते हैं, कई बार डीमोटिवेट होते हैं। अच्छी 3-4 जगह प्लान दिया, हमें अच्छी सेल मिल गई, अच्छे लोगों ने परचेजिंग अच्छे से कर ली, तो उस दिन हमें बहुत अच्छा सा लगता है, मोटिवेट होते हैं। या अच्छी मूवी देख ली, या अच्छा ट्रेनिंग अटेंड कर ली तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं। कई बार क्या होते हैं, हमारे मन मुताबिक हमें रिजल्ट नहीं मिलते, हम कहीं जाते हैं प्लान देने, हम सोचते हैं आज बहुत अच्छा होगा, आज तो 3-4 ज्वाइनिंग आएंगी, और वहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो नेगेटिव तरह के लोग होते हैं, और हमें वहां से रिजल्ट नहीं आता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है आपने, उस टाइम पे जब आप मोटिवेट हो तो डाउनलाइन से बात करो। आप मोटिवेट है, अच्छी मीटिंग की है, अच्छी मीटिंग अटेंड की है, अच्छी बुक पढ़ी है, फट अपनी डाउनलाइन में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं, क्योंकि आप मोटिवेट है, आपके अंदर से एक एनर्जी निकलेगी, चाहे आप फोन पे बात कर रहे हैं, सामने तक सामने वाले को ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप डिमोटिवेट हैं तो गलती से भी डाउनलाइन में फोन मत करना। डिमोटिवेट है, टाल जाओ, आप बिजी हैं, कोई भी है, उस वक्त आपने फोन नहीं करना। अगर आप डिमोटिवेट हैं तो आप अपलाइन से बात कर सकते हो, अपलाइन से आपको जो भी परेशानियां है बात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस बात का मतलब लोग बहुत गलत निकाल लेते हैं। डिमोटिवेट है तो जब भी परेशानी आई अपलाइन को फोन करना है, ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो भाटिया जी ने कहा था जी जब परेशान हो अपलाइन को पकड़ लो। ये आपको अपने विवेक से काम लेना है कि किस टाइम क्या बात करनी है। अगर बहुत जरूरी लगे तो आप अपनी परेशानी को अपलाइन से डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो उस टाइम कोई मोटिवेशन बुक पढ़ लें, मोटिवेशनल कोई वीडियो देख लें जो आपको बहुत अच्छी लगती है। अगर कुछ भी देखने को दिल नहीं करता तो आप कोई ऐसे सॉन्ग सुन लें जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, आपका मूड चेंज हो जाए। लेकिन सॉन्ग सुनते वक्त भी ध्यान रखें, ऐसे गाना मत सुनिए दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये आपको डिमोटिवेट और कर देंगे। कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल गाने सुन सकते हैं, बहुत हैं, बहुत गाने हैं। आप एक गानों की लिस्ट भी बना सकते हैं अपने पास एक लिस्ट बना के गाने अपने पास रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। 10-12 गाने ऐसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें। जैसे मैं अक्सर एक गाना सुनता हूँ, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए प्यार के, तो वो बहुत मतलब मुझे कामयाबी नजर आती है उसमें, अंदर उस गाने के अंदर एक मोटिवेशन मिलता है, रुक जाना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी दोस्त। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, सेल्फ मोटिवेट बनने की आदत डालिए, कभी इंतजार भी मत कीजिए कि कोई तुम्हें मोटिवेट करे, ऐसा एक नेचर बना दीजिए। अपने आप को मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट करना जिस दिन सीख जाएंगे आप यकीनन एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे और बहुत बड़े लीडर बनेंगे। ये जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं आप उनको ध्यान से देखिए, उनको ध्यान से सुनिए, ये सेल्फ मोटिवेटर होते हैं। ये चार्जर नहीं है, ये ट्रांसफार्मर हैं। चार्जर तो चार्ज करता है, ट्रांसफार्मर है, ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं लोगों के अंदर। तो आपको भी इस बिजनेस में आए हैं तो धीरे धीरे आपको भी वही बनना है। तो आप मोटिवेट रहें, डिमोटिवेट है, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो आप अपनी अपलाइन से बात कीजिए, वो आपको जैसी बात करेंगे आपको एक एनर्जी आएगी। अपलाइन से हमेशा एनर्जी ही मिलती है। चलिए दोस्त,
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नंबर 7 पे। अपने हिस्से का संघर्ष सबको सहना पड़ता है। दोस्तों मैंने ये हिंदी में ज्यादा बनाई है, इंग्लिश लिपि में है, ताकि सभी लोग इसको नोट भी कर सकें और साथ में अपनी आने वाले टाइम में इसको किसी के साथ मीटिंग भी कर सके, इसलिए मैंने इसको सिंपल भाषा में ही रखा है। अपने हिस्से का संघर्ष सबको सहना पड़ता है। ध्यान से समझना इस बात को दोस्तों, अपने हिस्से का संघर्ष, ये सिर्फ वेस्टेज की बात नहीं कर रहा, हर ये बाहर की लाइफ में भी मैं बताना चाहूंगा। आपके फादर ने, आपकी मदर ने अपने टाइम पे संघर्ष किया होगा, यहाँ पर आपकी अपलाइन ने अपने हिस्से का संघर्ष अपने टाइम में किया होगा। आपको अपने हिस्से का संघर्ष खुद करना है, वो गाइड करेंगे। चाहे मैं वेस्टीज के टॉप अर्नर सिद्धार्थ सिंह जी की बात करूं, हमारे सबके महागुरु हैं वो, अगर उनकी बात करूं तो उन्होंने अपने समय पे अपना संघर्ष किया है। मेरी अपलाइन प्रीतम सिंह रावत जी, जब वो उन्होंने स्टार्ट किया था तो उन्होंने भी वही झेला, उनके साथ भी लोग नहीं जुड़ते थे, जो लोग जुड़ जाते थे छोड़ जाते थे, उनका भी बिजनेस अप डाउन होता था, चलते रहे टिके रहे। साइड मेंटेन में उनको भी दिक्कत आई शुरू में, क्योंकि सही ढंग से काम नहीं किया। मैंने कहा ना शुरुआत में ही, कामयाबी के पीछे कारण, नाकामयाबी के पीछे भी कारण। जब आप लगातार लगे रहते हैं तो आपको समझ में आता है कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, तो फिर धीरे धीरे जब वो गलतियां समझ में आने लगती हैं तो फिर धीरे धीरे आदमी अपने आप को चेंज करता है, बदल लेता है और वो सक्सेस हो जाता है। तो अपने हिस्से का संघर्ष, कई लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं जी हम तो काम कर रहे हैं, अपलाइन तो वहां गई हुई है, अब अपलाइन तो घूमने गई हुई है। मैंने अपलाइन ने अपने टाइम में, जब आप मैं क्राउन बना तो मैंने अपने हिस्से का संघर्ष झेला है, वो मुझे पता है। आप क्राउन बनेंगे, आप अपने हिस्से का संघर्ष झेल रहे हो, आप 1 लाख तक पहुंचेंगे, मुझे भी पता है आप किस पीड़ा से निकल रहे हो, क्योंकि हम उस पीड़ा से निकले हैं, हम उस दर्द से निकले हैं। कैसे कैसे लोग गोली देते हैं, कैसे कैसे हम बुलाते आते नहीं है, पूरा प्रॉमिस करेंगे कल जरूर आऊंगा, पर हम खड़े रह जाते थे। स्टेशन से ट्रेन से कहीं जाना होता था, दिल्ली जाता था स्टार्टिंग में, अकेला कई बार जाना पड़ता था, लेकिन एक काम मैंने जरूर किया, कभी मैंने ये नहीं सोचा आज कोई भी नहीं आया मैं भी नहीं जाता। मैं अकेला होता था तब भी जाता था, ताकि मैं आके लोगों को बताऊं कि आज मीटिंग में गया था, मीटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर टीम मना कर रही है, टीम नहीं जा रही है, साथ नहीं जा रहा, तो मैं भी अगर नहीं जा रहा तो लोग पूछेंगे सर वो क्या मीटिंग का क्या हुआ, मैं कहूंगा यार आप लोग आए नहीं इसलिए मैं भी नहीं गया, तो वो कहेंगे अच्छा हुआ हम भी नहीं गए। तो धीरे धीरे टीम ठंडी पड़ जाती है। आपके साथ कोई चले न चले, आप अकेले हैं तो भी आप मीटिंग में जाए, आपको अच्छा ना लगे तो भी जाइए। लोग मना करेंगे, सब कुछ करेंगे, कई बार जेब में पैसे नहीं होते, टिकट के पैसे नहीं होते, तो ये होता है। ये संघर्ष करना पड़ेगा, हर आदमी को अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों ये सिर्फ वेस्टीज की नहीं, बाहर की बात भी करता हूँ। आपके बड़े भाई होंगे, फादर होंगे, उन्होंने अपना बिजनेस को स्टैंड किया होगा तो अपने हिस्से का संघर्ष किया है, आपको अपने हिस्से का करना है। यहाँ भी वेस्टीज में कभी ये मत सोचिए कि ऊपर वाला पैसे कमा रहा है, अगर बार बार ऊपर देख के चलेंगे तो दोस्त आप नीचे गिरेंगे, ये सिद्धांत है। अगर आपने किसी बड़े पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है तो आपको झुक के नीचे देख के ही बड़ी पहाड़ की चोटी पे चढ़ सकते हैं। अगर पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है और आप गर्दन ऊंची करके चढ़ रहे हो, यकीनन आप गिरेंगे। वेस्टीज में भी अगर आप देखना है, अपलाइन को देखिए, वो उनके काम करने को तरीके को देखिए, उनसे ये चीजें सीखिए और खुद चलना शुरू कीजिए और अपने रास्ते को नीचे नजर रख के चलिए कि आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं, किसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, किसको 8 से 11 पहुंचा सकता हूँ, कौन डायरेक्टर बनेगा। आप नीचे देखिए, अपनी टीम के अंदर देखिए, जितना नीचे वालों को कामयाब करेंगे उतना आप ऊपर पहुंचेंगे। फॉलो अप जिसको कहते हैं, अप 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 अप। आप टीम के साथ काम कीजिए, डाउन लाइन में जाइए। जैसे अक्सर कहा जाता है अपलाइन से पूछे कैसे, नीचे वालों को बताओ ऐसे, और सब कमाओ पैसे, ये एक डायलॉग हमेशा मीटिंग में आप सुनते होंगे। तो अपने हिस्से के संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार रखें, किसी को इल्जाम मत लगाएं। संघर्ष जिसने किया वो आपको गाइड कर सकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी अपलाइन। तो दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना, कुछ लोग हिसाब लगाते हैं जो उसको हमारी अपलाइन का पे आउट इतना चेक आया तो हमारी वजह से आया। कई लोगों के मन में ऐसा आता है, जब जब वो आता है उनका बिजनेस डाउन होता है, चेक करके देख लेना। जब जब आप ये सोचेंगे कि आपकी वजह से अपलाइन, कहते हैं ना सब कुछ पालो, गलत फहमी मत पालो। इस बिजनेस में एक चीज ध्यान रखना, तो ये अपने हिस्से के संघर्ष को याद रखिए दोस्त, हर आदमी ने अपने हिस्से का संघर्ष किया है। और मैं इसके लिए एक चीज और बताना चाहूंगा, बाली जी ने भी जब कंपनी चालू की होगी तो उन्होंने भी अपने हिस्से का संघर्ष किया होगा। शुरू में उन्होंने 650 रुपए का प्रोडक्ट लेके ज्वाइनिंग होती थी, 600-650 के प्रोडक्ट से कंपनी चलाना, और कहा कि भाई यहाँ पर गाड़ियां मिलेंगी, विदेश यात्राएं होंगी, तो लोग कहाँ विश्वास करते होंगे।
100 लोगों से बात करते होंगे तब जाके कोई एक तैयार होता होगा। उन्होंने हिसाब लगाओ आप, उन्होंने पहले 5 करोड़ की टर्नओवर करने के लिए कितना संघर्ष किया होगा, पहले 5 करोड़ की टर्नओवर के लिए संघर्ष किया होगा दोस्त। अब 22 करोड़ का टर्नओवर होता है, 2200 करोड़ का, लेकिन अब उतना संघर्ष नहीं जितना पहले था। तो दोस्तों संघर्ष तो बाली जी ने भी किया, संघर्ष हमारे सिद्धार्थ सिंह ने भी किया, मेरी अपलाइन प्रीतम सिंह रावत जी ने भी किया, मैंने भी किया, आप भी कर रहे हो। लेकिन इस संघर्ष का रिजल्ट बहुत अच्छा है दोस्त, बहुत अच्छे मुकाम पे, बहुत अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप ऊपर वाले को धन्यवाद भी कर सकते हैं। चलिए नई स्लाइड पे चलते हैं। स्मार्ट बिजनेस का नेचर। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में 2 तरह के काम होते हैं, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। और सबको पता है पैसा स्मार्ट वर्क में, हार्ड वर्क में नहीं है। हार्ड वर्क वो होता है जिसको हम करते हैं और पैसा आता है, हम करना छोड़ देते हैं, पैसा नहीं आता। स्मार्ट वर्क वो होता है जिसको हम स्टार्ट तो कर देते हैं, हम शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उसमें पैसा आता है, वो स्मार्ट वर्क आता है। हम काम ना भी करें तो पैसा आता है, जिसको पैसिव इनकम के नाम से भी लोग कहते हैं। तो दोस्तों स्मार्ट वर्क का भी एक नेचर होता है। आप ड्यूटी जा रहे हो, तनख्वाह मिल रही है, ड्यूटी नहीं जाओगे तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो आपका 100% से रिलेट है। 100% मेहनत, 100% रिजल्ट। लेकिन स्मार्ट में क्या होता है, स्मार्ट वर्क के अंदर स्टार्टिंग में आपको 100%, 100% आपकी मेहनत होगी और रिजल्ट मात्र आपको 10% मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, मेरा पहला पे आउट 80 रुपए का, मेरा पहला पे 90 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का। मेरा अपना खुद का 45 रुपए आया था पहला पे आउट। मेहनत कितनी थी, ज्यादा थी, और पे आउट आता छोटा सा। लेकिन स्मार्ट वर्क का एक नेचर मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी शुरू में मेहनत 100% है लेकिन रिजल्ट 10% है। लेकिन अगर आप लगातार 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 मेहनत करते चले जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा आपकी मेहनत 10% होगी और रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, वेस्टिज को शुरू के पहले 5 करोड़ की टर्नओवर लेने के लिए स्टार्टिंग में बाली जी को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। कितनी कंपनी आई हुई थी, नई कंपनी थी, किसी ने नाम नहीं सुना था। आज कंपनी की सब कुछ एक तैयार, रोड तैयार हुआ, हाईवे तैयार हो चुका है जिसपे हम और आप काम कर रहे हैं, हमारे लिए आसान हो चुका है। लेकिन रोड तैयार किसने किया, उबड़ खाबड़ रास्ता किसने झेला, दुनिया की बातें किसने झेली, कितने चैलेंज आए होंगे बाली जी को, उन्होंने वो सारी चीजें झेली। तो यहाँ हमें अपने हिस्से का संघर्ष भी करना है और इस नेचर को जरूर समझना है कि ये बिजनेस शुरू में मेहनत मांगेगा, रिजल्ट कम आएगा, लेकिन अगर आप टिके रहेंगे तो धीरे धीरे आपका रिजल्ट, मेहनत होगी 10%, रिजल्ट आपको आएगा 100%। तो इस चीज को आप बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्त नई स्लाइड पे चलते हैं। एक और शानदार बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। ये अक्सर मेरी जितने भी एग्जांपल हैं वो आपको पर्सनल लाइफ में भी काउंट होते हैं और बिजनेस से भी काउंट होते हैं। क्रॉस लाइन में ज्यादा ताक झांक ना करें। चलिए मैं वेस्टिज का तो बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से भी बता देते हैं। क्रॉस लाइन मतलब, कई बार बिजनेस की बात से हट के बात कर रहा हूँ, अगर आप कहीं भी रहते हैं, अगर अड़ोस पड़ोस में ज्यादा नजर रखते हैं, मान लो किसी की बहू नई नई आई है और उसका अड़ोस पड़ोस में ज्यादा ध्यान जाता है, फलाने का घर अच्छा है, फलाने का ये है, मैं कहाँ ब्याह गई, ये हो गया वो हो गया, अगर इस तरीके का नेचर रहता है तो वो घर ज्यादा नहीं बसता, या पड़ोस की बातों का असर उस पर पड़ता है तो ज्यादा से। यही वजह है, बहुत सारी सास नहीं चाहती कि मेरी नई नई बहू है बाहर कहीं किसी के साथ ज्यादा उठना बैठना करे या रिश्तेदारी में जाए, क्योंकि लोग कान भर देते हैं। तो क्रॉस लाइन मतलब जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो घर को बर्बाद कर भी देते हैं। इसी तरीके से वेस्टिज के अंदर भी जब आप आते हैं तो यहाँ भी आपको क्रॉस लाइनें मिलेंगी, जो आपकी अपनी डाउन लाइन नहीं होंगी, आपकी अपलाइन नहीं होंगी, डीएलसीपी पे मिल सकती हैं, मीटिंग में मिल सकती हैं। मेरे नीचे भी बहुत सारी लाइनें चल गई, वो भी क्रॉस हो जाती हैं। मेरे अपलाइन मिस्टर प्रीतम सिंह रावत की जो अदर लाइनें हैं वो भी क्रॉस हैं। आपको एक कला और सीखनी पड़ेगी, क्रॉस लाइन से कितना रिलेशन रखना है, हेलो है रखना, बस ज्यादा पर्सनल लाइफ में उनके नहीं घुसना, ताक झांक नहीं करनी। कई बार क्या होता है यार, वो दूसरी लाइन में तो मीटिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो तो बहुत अच्छे समझाते हैं, इस तरीके की ताक झांक रहती है। और बहुत लोगों को मैंने देखा है वो उन्हीं को हीरो बना रहे होते हैं, क्रॉस लाइन या किसी और लीडर को अपनी लीडर उसकी ऑडियो वीडियो भेज रहे होते हैं, उसकी ट्रेनिंग भेज रहे होते हैं, पता चलता है कुछ दिन बाद उसी की टीम उसके नीचे चली गई, उस लीडर के नीचे चली गई। जब आप प्रमोट ही दूसरे को कर रहे हो तो आपकी टीम कल को चली जाएगी, फिर हमारे पास फोन आता है, सर मेरे कुछ लोग उधर चले गए। क्यों चले गए? आपने प्रमोट जिसको किया था, लीडर को प्रमोट करना है तो अपनी अपलाइन को करो ना। क्रॉस लाइन में ज्यादा ताक झांकी मैंने देखा, मेरा अपना पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग मेरी टीम में आए, वो क्रॉस लाइन में ज्यादा ध्यान रहता था, वो बहुत अच्छा बोलता है, वो ये करता है वो करता है,
धीरे धीरे उनकी टीम खत्म हो गई और वो खुद भी खत्म हो गए। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो एक ही सिद्धांत करिए, मेरी डाउनलाइन सबसे अच्छी, मेरी अपलाइन सबसे अच्छी। बस अगर आपको ये सिद्धांत अपना लिया, मेरी अपलाइन सबसे अच्छी, मेरी डाउनलाइन सबसे अच्छी, तो आप इस बिजनेस में टिके रहेंगे। अगर बार बार आप क्रॉस लाइन में इधर उधर ताक झांक उनके चेक प्रमोट करेंगे, उनकी ट्रेनिंग प्रमोट करेंगे, तो दोस्तों धीरे धीरे आपकी टीम में मैसेज गलत चला जाएगा और वो टीम आपकी बिखर जाएगी। तो अक्सर हमारा जो छठा काम है, जो हमारे 7 स्टेप है, उसमें कहा गया टीम वर्क। टीम वर्क करना है तो अपना इसी तरीके से अगर अपने परिवार में है, शादी हो गई, तो अगर आप बार बार इधर उधर ताक झांक करते हैं, या किसी आदमी की भी शादी हो जाती है, वो भी अगर इधर उधर ताक झांक करता है, अपना घर सबसे अच्छा, अपनी बीवी सबसे अच्छी, अपनी सास सबसे अच्छी, अपना ससुर सबसे अच्छा, अपने बच्चे सबसे अच्छे। तो दोस्तों अगर इस तरीके के नेचर से जो लोग रहते हैं, वो एक अच्छा टीम वर्क भी कर रहे हैं, एक अच्छे परिवार का भी हेड बन जाते हैं, और उनके लाइफ में भी तरक्की होती है। वेस्ट टीम में भी अगर आप आए हैं तो क्रॉस लाइनों से हेलो हाय कीजिए, हालचाल पूछिए, पर्सनल, उसके कितना पीवीआई, कितनी एलओबीआई, कितना चेक है, बिल्कुल मत बात कीजिए, मत पूछिए, और ना ही अपने बारे में बताइए। कुछ लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, सर आपका क्रॉस में पूछेंगे कितना चेक आ गया, कितना पे आउट आया, कितने एलओबी लगी। खामखा उनके अपने पर्सनल बिजनेस में जाने की जरूरत नहीं है, पर्सनल टॉक नहीं करना। बस अपना हेलो है, और कैसे परिवार में सब ठीक ठाक, हेलो, बस कैसे चल रहा है, इतना पूछा और चलते बने साइड हो गए, मजा आ रहा है। बस मोटिवेट कीजिए अगर क्रॉस लाइन है तो। इसलिए ध्यान रखिए, क्रॉस लाइनों में अक्सर मैंने बहुत लोगों के कैरियर खराब होते देखे हैं। मैं तभी ये बात कह रहा हूँ, मैंने बहुत अपनी डाउन में भी देखा है, सैड में भी, और भी देखा है। लोग जो क्रॉस लाइनों में ज्यादा, मैंने फेसबुक पे देखा, क्रॉस लाइनों के लाइक मार रहे होते हैं, क्रॉस लाइनों को ज्यादा। ठीक है, आपका थोड़ा बहुत रिलेशन है, आपने कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है। बहुत ज्यादा अगर आप क्रॉस लाइन को हाईलाइट कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस का खुद नुकसान कर रहे हैं, ये ध्यान रखें। चलिए दोस्त, अब आते हैं बात, हमारा पॉइंट है एक और 10वें नंबर पे, लालची लोग और लालची कंपनियों से बचें। जी हाँ दोस्त, लालची लोग, बहुत लोग मिलेंगे लालची टाइप के, वो अपलाइन को भी कैश करने में लगे रहते हैं, अपलाइन को भी कभी टिकट के लिए, कभी पैसों के लिए। इस तरीके के लोग आपकी टीम में भी आएंगे और वही उनकी टीम के साथ डुप्लीकेट हो जाता है। लालची कंपनियां भी आएंगी, नई नई कंपनियां खुलेंगी, आपको भटकाने का कोशिश करेंगी। हमें भी किया गया, मेरी टीम को भी किया गया, मेरे साथ भी हुआ। और जो जो लोग भटके वो आज कहीं भी नहीं है, कहीं भी कोई तरक्की नहीं कर रहा। हमें भी लोग आए भटकाने के लिए, लेकिन हम टिके रहे, हम लालची कंपनी के चक्कर में नहीं पड़े। लोग आते हैं, फला कंपनी के तो प्रोडक्ट अच्छे हैं, उसका तो नोनी सस्ता है, उसका कैल्शियम सस्ता है, उसका ऑयल अच्छा है, उसका ये साबुन, लोग सस्ते उसमें लगे रहते हैं। अगर इसमें लगे रहेंगे, कल को हमारे सस्ते हो गए फिर क्या करोगे? और उससे भी सस्ते आगे तो आप वहां भागोगे, तो सारे दिन भागते रहोगे, पैसा कब कमाओगे? तो लालची लोग जो होते हैं वो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। ऐसी क्रॉस लाइन में भी बहुत सारे लालची लोग होंगे, वो आपसे बातचीत करेंगे, अरे कितने दिन से बिजनेस कर रहे हो, 1 साल से, 2 साल से, हमारे साथ होते तो अब मैं तो तुम्हें 3 महीने में वो बना देता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, अपनी एलओबी लगती नहीं, दूसरे को वादा कर रहे होते हैं कि मेरे साथ आ जा, तेरी एलओबी लगा दूंगा। अपनी एलओबी के लिए संघर्ष कर रहा है, मेरे साथ आ जा, तेरे को स्टार बना दूंगा, तेरे को क्राउन बना दूंगा, खुद का तो गोल्ड मेंटेन नहीं हो रहा होता। दोस्तों ऐसे लालची लोगों की अगर भाषा आप उनको आप पहचान पाए तो ध्यान रखें, उनसे बच करें, हेलो हाय करें, साइड पे हो जाएं, ज्यादा उनसे इंटरेस्ट ना लगे। लालची कंपनियां भी, नई नई कंपनियां खुलती हैं, बहुत लालच देती हैं, गिफ्ट मतलब पैसे की लालच भी देते हैं। हमें भी बहुत सारे ऑफर हुए, जब मैंने स्टार्टिंग की थी मेरे बहुत सारे लोग छोड़ गए, तो मेरे से पूछा गया कि आपका कितने का पे आउट आ रहा है, इतने का पे आउट आ रहा है, ठीक है जी 1 साल तक हम ये पे आउट देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। अगर आप पैसे के लिए कंपनी छोड़ते हो, दोस्तों एक चीज ध्यान रखना इस बिजनेस के अंदर, अगर आप अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हो, अगर अपने आपको कोई लालच देता और जा रहे हो, आपने जिन लोगों को ज्वाइन कराया है आप उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हो। जो लोग आपके साथ जुड़े हैं वो आपके भरोसे पे जुड़े हैं, आपको खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और एक चीज बता दूं, अगर बार बार आप लालच में इधर उधर भटकेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और मेहनत, जैसे मैंने अभी कहा, संघर्ष अपने हिस्से का हर आदमी को करना पड़ता है। वो हर जगह 2 से 3 साल, हर जगह कहा गया है 2 से 3 साल लगातार कंटिन्यू अपना एक जगह पे काम करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। बस पहले चेक कर लो कंपनी का प्लेटफॉर्म कैसा है,
कंपनी एथिकली काम कर रही है या नहीं कर रही। रेट को मत जाओ, रेट अप डाउन होता रहेगा। कोई प्रोडक्ट के रेट को हिसाब लगाता है, कोई कहता है वहाँ प्रोडक्ट ज्यादा है यहाँ कम है, तो वहाँ ज्यादा है कम है, हो सकता है कल को हमारे ज्यादा हो जाए, तो भागते रहोगे कभी इधर कभी उधर। दोस्तों कंपनी आपको टाइम पे पैसा दे रही है, कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट है, बस ये देखो। कंपनी टाइम पे पैसा भी दे रही है, कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, और कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट भी मिल रहा है, तो छोटी मोटी बातों को आप नहीं देखना। लालची लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, भटकना नहीं है। और अगर आप भटके तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो 2-3 साल का संघर्ष एक ही जगह करना है, वो आपको संघर्ष तो हर जगह करना पड़ेगा, हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी आपको बैठ के पैसा देने वाला नहीं है। तो दोस्तों अपने संघर्ष का ध्यान रखिए। संघर्ष आपको 2 से 3 साल एक ही जगह करना है, बार बार इधर इधर जाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, आपका टीम भी आपकी खराब हो जाएगी। दोस्तों मुझे एक किस्सा याद आता है। एक आदमी था, एक राजा के दरबार में काम कर रहा था, तो राजा के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, राजा ने रखा था, बहुत सारे राजा उस वहां पर आने वाले थे। पूरा अरेंजमेंट, एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई गई कि आपको पूरा अरेंजमेंट करना है, सबको संभालना है, सबको देख रेख आपकी ड्यूटी है। तो उस व्यक्ति ने बहुत शानदार तरीके से राजा का जो भी प्रोग्राम था बहुत शानदार तरीके से अटेंड किया और कामयाब किया उस प्रोग्राम को। तो राजा बहुत खुश हुआ, उसको बुलाया कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बोलो क्या चाहते हो, क्या जो मांगोगे वो मिलेगा। तो वो जो व्यक्ति था, जो वहाँ का जो अरेंजमेंट करता था, या उसको आप आज की भाषा में मैनेजर कह सकते हो, जिसने मैनेज किया था सारी चीजें, उसने कहा महाराज अगर आप मुझे जान बख्श दें, मैं माफी चाहूंगा, मैं कुछ ऐसा मांगूंगा तो मुझे जान से मारने का हुक्म न दें, मेरी जान बख्श दें, मैं कुछ चाहता हूं, मैं कुछ आपसे। तो महाराजा ने कहा बिल्कुल बिल्कुल आपको मिलेगा। तो उसने कहा महाराज आप मुकर तो नहीं जाओगे? कहता नहीं, दरबार लगा हुआ था, मंत्री बैठे हुए थे। तो उसने कहा पक्का आप मुझे दोगे? राजा कहता मैं बहुत खुश हूँ, बोल क्या मांगेगा। राजा ने सोचा पैसा धन दौलत मांगेगा, किसी एरिया का, कोई एरिया का प्रधान बनना चाहेगा, ऐसी कोई डिमांड होगी। पर उस व्यक्ति ने राजा को कहा महाराज मुझे आपकी लड़की से शादी करनी है। अब जैसे उसने ये कहा, राजा के और मंत्री जितने बैठे हुए थे सबके होश उड़ गए, इसने क्या मांग लिया राजा से। अब राजा भी परेशान, सबको प्रॉमिस कर चुका था, सबके सामने प्रॉमिस कर चुका था कि हाँ वो शादी तो करनी पड़ेगी अब। तो वहां पर जो राजा के दरबार में एक मंत्री बैठा था, बुजुर्ग था, वो उसने कहा ठीक है महाराज, हम इन्होंने कहा है, लेकिन हम लड़की से भी पूछते हैं, आपकी बेटी से पूछते हैं उसका क्या राय है। तो उस व्यक्ति को कहा गया ठीक है, हम कल दरबार में दोबारा इकट्ठे होंगे, हम उनसे भी राय मशवरा करेंगे वो क्या चाहती है। तो ठीक है जी, अगले दिन दरबार लगाया गया। दरबार लगाने के बाद उसको फिर बुलाया गया, फिर वही कहानी हुई। फिर वो उसने कहा जी मैं अपनी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो मंत्री, जो महामंत्री था, जो राजा का मंत्री था, उसने कहा कि ठीक है हम शादी कर देंगे, महाराज आपको मना नहीं कर रहे, महाराज ने प्रॉमिस किया है, लेकिन लड़की ने एक शर्त रखी है। तो उस लड़के ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, वो अगर शर्त आप पूरी कर दोगे तो आपकी शादी उससे हो जाएगी, वो महाराजा की जो लड़की है वो आपसे शादी कर लेगी। तो लड़के ने पूछा शर्त क्या है? तो कहा जी लड़की ने शर्त रखी है कि या तो वो 100 मिर्च कंटिन्यू खा के दिखा दे, या 100 प्याज कंटिन्यू खाने हैं, रुकना नहीं है। तो अगर उसने ये कर दिया तो मैं उससे शादी करने को राजी रहूंगी। वो उसको तो लड़की से शादी करना था, तो उसने कहा ठीक है मुझे तैयार हूँ। तो 100 मिर्च मंगवाई गई और 100 प्याज भी मंगवाए गए, लेकिन एक कंडीशन रखी गई थी कि कंटिन्यू खाने हैं। अगर आपने थोड़ी देर प्याज खा के आपने कहा नहीं मैं मिर्च खाऊंगा, तो आपकी गिनती 1 से स्टार्ट होगी। फिर अगर थोड़ी देर मिर्च खा के आप कहते हो नहीं मैं मिर्च नहीं खाऊंगा, प्याज खाऊंगा, तो आपकी गिनती 1 से स्टार्ट होगी शुरुआत से, जो पहले खा चुके वो नहीं आएंगे, आपको कंटिन्यू 100 खाने हैं। उसने कहा मंजूर है, और उनके सामने प्याज और मिर्च लाई गई। दोस्तों उसने कहा मैं पहले प्याज खाता हूँ। तो उसको प्याज दिए गए, जैसे प्याज खाने चालू किए, 1 2 3 4 प्याज खाए, उसकी आंखों से पानी, कानों में ऐसा बुरी तरह प्याज से मुंह जलने लगा। 10-12 प्याज खाने के बाद उसने सोचा इससे तो मिर्च खा लेता, वो ज्यादा अच्छा है, ये तो बहुत कड़वे हैं। उसने कहा जी मैं मिर्च खाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है इसके आगे मिर्च रखी जाए। तो फिर गिनती 1 से चालू हुई, मिर्च की गिनती चालू हुई, 1 2 3 4 5 6 10 खाने के बाद उसकी बुरी हालत हो गई, मुंह में जलन होने लगी। फिर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इससे तो प्याज ही अच्छे थे, प्याज खाऊंगा। फिर उसने प्याज खाने चालू किए, फिर गिनती 1 से चालू हुई। इस तरीके करके उसने प्याज भी खाए और मिर्चें भी खा ली, और लगभग दोनों मिला के 100 खा लिए होंगे। लेकिन वो जीता एक भी शर्त नहीं,
मेहनत उधर भी करनी पड़ी, मेहनत उधर भी करनी पड़ी, लेकिन वो थक हार गया और उसने माफी मांग ली, महाराज मुझे माफ कर दो, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। और उसके बाद फिर वो वहां से अपने पुराने काम में लग गया। सेम इसी तरीके से इस बिजनेस में भी लोग आते हैं, कोई उसको लालच देता है, इस कंपनी में आ जा, उस कंपनी में आ जा। भाई संघर्ष तो यहाँ भी करना है, वहां भी करना है। थोड़े दिन वहां किया, थोड़े दिन वहां किया, फिर वही हाथ जोड़ लेते हैं, तीसरी कंपनी में, चौथी कंपनी में करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर हार जाते हैं। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है 3-4 साल नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद कंपनियां बदलते रहते हैं और लास्ट में कोई दुकान खोल के बैठ जाता है, कोई दोबारा से जॉब कर लेता है और फिर कानों को हाथ लगाता है, मैं आज के बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। तो वो बन जाता है मार्केट का भूत। ऐसे में आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नया नया ज्वाइन होता है और वो गलती से उसके पास पहुंच जाता है प्लान देने, और वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसने खुद ही अपना कैरियर खराब कर रखा था, वो कहता है जी इन कंपनियों में कुछ नहीं रखा, बेकार है, बेवकूफ बनाते हैं। जबकि काम करने का तरीका उसका खुद का गलत था, खुद लालच की वजह से उसने कई कंपनियां बदली थी। तो दोस्तों एक ही जगह रह के आप संघर्ष कीजिए। जैसे कि महात्मा बुद्ध के साथ एक बार उसके कुछ चेले उसके साथ जा रहे थे, एक जंगल से गुजर रहे थे, तो रास्ते में छोटे छोटे गड्ढे हुए पड़े थे। तो महात्मा बुद्ध के साथ जो उसके शिष्य साथ गए तो उन्होंने पूछा, महाराज ये छोटे छोटे गड्ढे इस जंगल में ये किसने किए होंगे? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि बहुत प्यासा बंदा शायद यहाँ से गुजरा है, उसको बहुत प्यास लगी थी। तो चेलों ने कहा बहुत प्यास लगी थी तो इनका छोटे छोटे गड्ढों से क्या मतलब है? तो उसने कहा जी शायद उसको पता था कि यहाँ पर 100 फुट पे पानी निकल आएगा। उसने गड्ढा खोदना शुरू किया, 10 फुट खोदा, फिर कहा नहीं लगता यहाँ पानी नहीं निकलेगा, दूसरी जगह 10 फुट गड्ढा खोदा, फिर उसको विश्वास नहीं हुआ यहाँ नहीं निकलेगा पानी, तीसरी जगह, चौथी जगह 10-10 फुट के उसने 10 गड्ढे खोद दिए, 100 फुट तो उसने खोद लिया कि पानी कहीं भी नहीं निकला। अगर एक ही जगह पे 100 फुट खोद देते तो नीचे से पानी निकल आता। यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं। हर कंपनी में 1.5-2 साल संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, इधर उधर भागते हैं, टीम लगाते हैं, और उसके बाद होता क्या है, वो थक हार के फिर अपनी पुरानी काम पे लौट जाते हैं और बन के फिर मार्केट के भूत, जैसे मैं इनको मार्केट का भूत कहता हूँ, ये दूसरों को शिक्षा देने लग जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। इन्हीं लोगों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो चुकी है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, जो आप लिस्ट आपको बनाने के लिए दी जाती है, जो लिस्ट आपको कही जाती है 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, दोस्तों वो 100 लोगों की लिस्ट नहीं है, वो आपके लिए एक चंदन की लकड़ी का गुच्छा है, चंदन की लकड़ी का जंगल है। इसको बेकार मत होने देना, इसकी वैल्यू समझना। एक एक व्यक्ति आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है दोस्त। एक एक व्यक्ति, एक बार एक व्यक्ति लकड़ी काटने का काम करता था। एक बार राजा शिकार करते करते रास्ता भूल गया और जंगल में भटक गया। जंगल में जब रात हो गई तो उसने देखा जंगल के अंदर एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी थी। तो राजा तो भेष बदल के घूम रहा था। तो राजा ने वहां जाके कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मुझे रात को यहाँ ठहरना है, अंधेरा हो चुका है, सुबह चला जाऊंगा। तो लकड़ काटने वाले ने भी सोचा चलो कोई राहगीर होगा, उसको उसने रात को पनाह दी अपने पास, खाना वाना अच्छे से कराया, उसका आदर सत्कार किया, और सुबह होते ही वो जो राजा अपने भेष बदल के निकला हुआ था राज्य से, वो वापस अपने राज्य में पहुंचा। और पहुंच के उसने मंत्रियों को कहा कि वहां पर जंगल के अंदर एक झुग्गी झोपड़ी है, वहां पर एक व्यक्ति रहता है अपने बच्चों के साथ, उसके पास जाओ और जो मेरा एक चंदन का पूरा एरिया है वो उसको गिफ्ट दे दो, मैं उससे बहुत खुश हूँ, उसने मेरी आप भगत की थी, और उसको ये चीज दे दो। अब वो जो लकड़ काटने वाला था वो इतनी नॉलेज नहीं थी, उसको चंदन के जंगल की पहचान नहीं थी। अब उसने क्या किया, वो लकड़ी काटता था, बेच देता था, लकड़ी काटता था, जला देता था, वो यही करता रहता था। जब राजा ने उसको दे दिया, वो जंगल पूरा ही दे दिया, वो वहां से लकड़ी काटने लगा, और लकड़ी काट काट के जैसे वो जलाता या थोड़ी बहुत अड़ोस पड़ोस में बेच के आ जाता, उसको उसकी वैल्यू नहीं पता थी। धीरे धीरे वो जंगल खत्म हो गया, वो लकड़ी काटता बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा, और एज बढ़ गई उसकी। एक बार कहीं अचानक फिर राजा को उस एरिया में जाना, जंगल की तरफ जाना पड़ा, भेष बदल के वो वहां घूम रहे थे अपने राज्य की पैरवी करने के लिए, देखने के लिए मेरे राज्य में क्या क्या हो रहा है। तो वहां देखा तो वही झुग्गी थी, वही बुजुर्ग आदमी बाहर बैठा अपनी कुल्हाड़ी को ठीक कर रहा था। तो राजा उसके पास पहुंचे और हैरान हो गए कि मैंने इतना बड़ा चंदन का जंगल दिया था, तेरे पास तो आज बहुत धन दौलत होनी चाहिए थी, तू आज भी उसी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है। तो उसने कहा महाराज वो तो आपने दिया था, मैंने काट काट के उसको कुछ जला दिया, कुछ बेच दिया।
तो राजा ने कहा कहाँ बेचा? के पड़ोस के गांव में, वहां भी उनको लकड़ी चाहिए होती है जलाने के लिए, मैंने वहां भी बेच दी। तो राजा ने कहा बेवकूफ, वो चंदन की लकड़ी थी, उसका एक टुकड़ा भी बहुत कीमती है। अगर इस लकड़ी को आप लक्कड़ की मंडी में जाके बेचते तो एक एक टुकड़े की आपको बहुत ज्यादा कीमत मिलने वाली थी, तो आपने सारा जंगल खत्म कर दिया। तो कहता हाँ महाराज मैंने खत्म कर दिया। तो राजा ने कहा थोड़ी बहुत कहीं लकड़ी बची है तुम्हारे पास? तो उसने कहा मेरे पास जरा भी नहीं बची। इतने में उसका बेटा आया, बोला पापा पापा, जो हमारे पास कुल्हाड़ा है लकड़ी काटने वाला, उस कुल्हाड़े के अंदर जो हत्था डाला हुआ है वो हमने उसी जंगल की, चंदन की जंगल की लकड़ी का डाला हुआ है। तो राजा ने कहा जो आपने कुल्हाड़े में लकड़ी डाली हुई है उसमें कोई सिंपल सादी लकड़ी डाल दीजिए और उस लकड़ी को काट के छोटे छोटे टुकड़े करो और फला जगह पर चंदन के व्यापारी बैठे हुए हैं, वहां जाके इस टुकड़े को बेचने की कोशिश करना। और ध्यान रखना, ये चंदन की लकड़ी को आप ऐसे ही मत लेके चले जाना, वो सोचेंगे तुम्हें नॉलेज नहीं है। इस चंदन की लकड़ी को आप कपड़े में लपेट के इसकी वैल्यू दिखाना, जैसे कीमती चीज को लपेट के लिए ले जाया जाता है, तो वहां ले जाना और वहां इसको बेचने की कोशिश करना, आपको दाम अच्छे मिलेंगे। तो उसने उस कपड़े को उसी तरीके से अच्छे से लपेटा और वहां गए, चंदन के व्यापारी के पास गए, छोटे छोटे टुकड़े का भी उसको बहुत सारा पैसा मिला। और वो हैरान हो गया, एक छोटी सी लकड़ी के इतना दाम मिला, मैंने तो पूरा जंगल ही खत्म कर लिया। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों इसी तरीके से जो हम 100-200 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, हम उनको यूज करते हैं, कभी एक कंपनी में कभी दूसरी कंपनी में, ये हमारे कीमती चंदन की लकड़ी हैं, इसको वेस्ट मत होने दो। लोग अपनी गलती से इस चंदन की लकड़ी को जला बैठते हैं। 10 दिन उस कंपनी में, 20 दिन उस कंपनी में, 4 आदमी वहां ज्वाइन करा दिए, 4 आदमी वहां ज्वाइन करा दिए। इसी वजह से बहुत सारे नेटवर्कों को मैं जानता हूँ 3-4 कंपनी के बाद कहते हैं जी मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं किसको ज्वाइन कराऊं। यही वजह है, वो अपनी चंदन की जंगल की लकड़ी को सस्ते में इधर उधर खराब कर देते हैं। तो दोस्तों वो लिस्ट आपकी चंदन की लकड़ी की तरह है। एक एक आदमी अगर आपके नीचे, अगर ढंग से आपने सिस्टम को फॉलो करते हुए, चीजों को सीखते हुए और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इसको अपना बिजनेस समझ के जिसको भी आप ज्वाइन कराते हो सकता है उसी में कोई सिद्धार्थ सिंह हो, प्रीतम सिंह रावत जी हो, गुलशन भाटिया हो, कोई ना कोई आपकी लिस्ट में है छुपा हुआ। लेकिन अगर आपने गलती से उसको मिस यूज किया, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया, तो आप जिंदगी भर पछताएंगे। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। आज की मीटिंग खत्म करने से पहले, इस मीटिंग को खत्म करूं, समय भी हो चुका है। एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा किस्सा है, लेकिन वो किस्सा टाइम पास करने के लिए कहीं भी यार दोस्त में बैठ के एक मजाकिया तौर पे किया जाता है, लेकिन मैंने उसमें से एक मैसेज मिला। उस किस्से को मैंने कहीं सुना तो मुझे उसके अंदर भी एक मैसेज नजर आया, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अपने लिए एक मैसेज नजर आया, तो वो आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। ध्यान से सुनना दोस्तों। एक बार क्या हुआ, एक लड़की का हस्बैंड गुम हो गया और वो गुम होने के बाद काफी दिन से मिल तो उसने अपनी सहेली को साथ पकड़ा और कहा जी मेरे हस्बैंड मिल नहीं रहे, चलो मैं आज थाने में रिपोर्ट लिखा के आती हूँ। उसने, एक छोटी सी लड़की थी पड़ोस में रहने वाली, उसको साथ लिया और वो चल पड़ी थाने में रिपोर्ट लिखवाने। और थानेदार को बोली मेरे हस्बैंड है, काफी दिन से गुम हो गए, मिल नहीं रहे। तो थानेदार ने कहा कोई फोटो है? कहता है जी मेरे पास फोटो तो नहीं है, कोई हुलिया बता सकते हो? तो उसने कहा मैं उसका हुलिया बता दूंगी कि वो कैसे दिखते हैं। अब थानेदार ने जैसे लिखना चालू किया और जिसके हस्बैंड गुम हो गए तो उसने लिखवाना चालू किया, और लिखवाते वक्त बोला, थानेदार ने पूछा कैसे दिखते थे? तो उसने कहा जी वो तो उनकी आंखें रणवीर कपूर की तरह थी, डांस रणवीर सिंह की तरह करते थे, बॉडी उसकी सलमान खान की तरह थी, बातें वो शाहरुख खान की तरह करता है, तो मेरा हस्बैंड इस तरीके का है। तो इस तरीके की बातें लिखवाने के बाद जब बाहर निकले तो उसके साथ जो छोटी सी लड़की की सहेली गई हुई थी, उसने कहा दीदी दीदी ये आप क्या लिखवा रहे थे? जीजा जी तो ऐसे नहीं लगते, ऐसे नहीं दिखते। तो उस लड़की ने जवाब दिया जो गुम हो गया सो गुम हो गया, जो अब मिले वो तो अच्छा मिले। ये किस्सा कहीं मजाकिये में सुना मैंने, लेकिन मुझे इसके अंदर मैसेज नजर आया। हमारी सोच, हम जिंदगी में पीछे कहीं भी हो, जो आने वाला समय हमारा बहुत तो अच्छा गुजरे। हमने जो भी बिताया, किसी भी माहौल में बिताया, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं तो यहाँ से तुम्हें अच्छा लेना है तो अपनी सोच को अच्छा करना पड़ेगा, सोच को पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब जो आपको जिंदगी मिले वो तो अच्छी मिले, पीछे जो गरीबी गुजारी, जो भी गुजारा, जैसा भी वक्त गुजारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हजारों लाखों लोग वेस्टीज के जो एग्जाम्पल बनाए हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं, आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं, समय समय पर आपके साथ मीटिंग करने को तैयार हैं, प्लान दिखाने को तैयार हैं। तो दोस्तों आपका अच्छा समय आगे
इंतजार कर रहा है। बस अपनी सोच को, जितनी भी आप कहीं मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, जो भी आपको बताया जाता है, खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। उन बातों पे अमल कीजिए और अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाइए। अगर आपकी अपलाइन प्लान देती है तो आप ये सोचिए कि प्लान अपलाइन कब तक देगी, एक दिन मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी 2, 4, 6 लोगों की टीम बनेगी तो अपलाइन प्लान दे देगी, लेकिन जब आपकी 50 लोगों की टीम होगी तो कौन प्लान देगा। अपलाइन की और लाइनें भी तो हैं, और भी तो ग्रुप में छोटे ग्रुप होंगे, तो अपलाइन वहां ध्यान देगी। जी हाँ दोस्तों, जब आप 11% से डायरेक्टर बन जाएंगे, डायरेक्टर से सिल्वर बन जाएंगे, तो अपलाइन के साथ, अपलाइन के पास अगर कोई नया व्यक्ति 5 या 8% वाला है तो वो वहां ध्यान देंगे बजाय सिल्वर या डायरेक्टर पे। तो ऐसा घर में भी होता है, परिवार में भी एक बच्चा होता है, पूरा लाड प्यार से पाला जाता है, जब वो 5-6 साल का होता है, उसी परिवार में एक छोटा सा बच्चा नया जन्म लेता है, तो माँ का ध्यान सबसे पहले उसके पास जाता है कि वो छोटा बच्चा खुद दूध नहीं पी सकता, उसको टाइम पे दूध देना है। जब वो रोता है तो सबसे पहले माँ उसका ध्यान देती है। जो 6-7 साल का बच्चा होता है, 8 साल का बच्चा होता है, माँ उसे उसको उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देती, उसको ऑर्डर कर देती है कि भूख लगी है तो फ्रिज में जाओ, वहां कुछ पड़ा हुआ है वो खा लो, और छोटे बच्चे को खुद गोद में लेके उसकी देखरेख करती है। सेम इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाइए, आप बड़े होते जाइए, जिम्मेवारी लीजिए, जैसे मैंने रोड मैप में पहले भी बताया था, जिम्मेवारी लेने की आदत डालिए, अपनी टीम के लिए काम करें, टीम आपको देख रही है। अगर आप अपना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अपलाइन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डाउनलाइन को पूरा मोटिवेट कर रहे हैं, तो टीम भी आपसे सीख रही है, टीम भी वही करेगी जो आप कर रहे होंगे। आप अगर गलत काम कर रहे हैं, आप लालची कंपनियों के चक्कर में रहते हैं, कई कंपनी आपकी जेब में लेके चलते हैं, आप लालची लोगों के साथ रहते हैं, तो ये चीजें सारी डुप्लीकेट हो जाएंगी आपकी टीम में, और फिर 2-3 साल बाद आप इस वेस्टी जैसे बिजनेस से आउट हो जाएंगे। और आउट होने के बाद क्या बनते हैं वो मैं बता ही चुका हूँ। हमें यहाँ पर भूत नहीं बनना, हमें एक लीडर बनना है, कामयाब लीडर बनना है, जिसको वेस्टीज का एक मतलब है कि आप कामयाब हो जाएं, लोग आपको फॉलो करें और वो भी कामयाब हों। तो दोस्तों, इस नाम को, वेस्टीज के इस नाम को सार्थक करना है। हमने अपनी सोच से, अपने दिमाग के अंदर एक अच्छा रोड मैप बना के कामयाबी का रोड मैप बनाना है, जिससे हम कामयाब हों और हमारे पीछे पीछे भी लोग हमें फॉलो करें और वो भी कामयाब हों। तो आज की मीटिंग में यहीं पे समाप्त करता हूं, और आगे की